एक सर्वे के अनुसार भारत में वर्तमान समय में हर 5 में से एक भारतीय किसी न किसी उम्र में आर्थराइटिस का शिकार है। कुछ दशक पहले 50 की उम्र के बाद ही जोड़ों में दर्द की शिकायत मिला करती थी, लेकिन देखने में आ रहा है कि अब 25 से 30 साल की उम्र के लोग भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। क्या है आर्थराइटिस, कैसे होता है इसका इलाज और कैसे बचे आर्थराइटिस से, ये जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। आर्थराइटिस को गठिया के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में शरीर के अंगों के जोड़ बढ़ती उम्र के साथ साथ पुराने पड़कर घिसने लगते हैं। ऐसा हर इंसान के जोड़ों में होता है। यह बीमारी आमतौर पर वजन उठाने वाले जोड़ों, घुटने और कुल्हे के जोड़ों में ज्यादा होती है। ज्यादा काम करने, चोट लगने और वजन बढ़ने के कारण आर्थराइटिस की बीमारी काफी तकलीफ पहुंचाती है। रोगी आमतौर पर एस्प्रिन और बिना स्टेरॉयड की एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं ले लेते हैं, लेकिन ये दवाएं जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए कुछ देर के लिए राहत तो दिला देती है, लेकिन इनके नतीजे गंभीर होते हैं। आज के हेल्थलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर हरसिमरन सिंह। डॉक्टर हरसिमरन से आज हम आर्थराइटिस और उससे निपटने के कारगर तरीके यानी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में जानकारी लेंगे। वेलकम टू द स्टूडियो डॉक्टर हरसिमरन। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताइए कि आर्थराइटिस क्या होता है। जैसे हमने अभी देखा कि हर 5 में से एक व्यक्ति को कभी ना कभी आर्थराइटिस से जूझना पड़ता है। आर्थराइटिस का जो शब्द है, इसका ओरिजिन लैटिन से है, जिसमें ये 2 शब्दों से बना है। आर्थ जिसका मतलब होता है जोड़ और आइटिस जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या सूजन। सो बाय डेफिनेशन आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों की इन्फ्लामेशन या सूजन। और ये किन किन लोगों में हो सकता है? नॉर्मली आर्थराइटिस अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो 2 तरह का होता है। एक वो जो कि हमारे जेनेटिक्स के आधार पे होता है, जैसे कि हमारे जिसको हम ब्लड का गठिया कह देते हैं। ये ज्यादातर यंग लोगों में पाया जाता है, लोग जो कि अपनी 20s, 30s या इवन 40s में होते हैं। अच्छा। सेकंड तरह का आर्थराइटिस जो कि ज्यादा कॉमन है, वो होता है कि उम्र के साथ जो जॉइंट्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको हम लेमन टर्म्स में ग्रीस कह देते हैं, मेडिकली जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो विद एज या कुछ और कारणों से धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि इस समय जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है। ओके, तो इसके कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं अदर देन दीज? देखिए, आर्थराइटिस बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसको हम पैथोलॉजिकल एजिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके जोड़ों की जो उम्र है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा हो गई है। इसको कई इसके जो फैक्टर्स हमारी स्टडीज में आए कि अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री आर्थराइटिस की स्ट्रांग है, तो इन कारणों से आपका जो कार्टिलेज है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो जल्दी वियर आउट होने लग जाएगा। अच्छा। इसके अलावा कुछ तरह से जैसे कोई चोट लगी हो किसी जॉइंट में, जॉइंट के आसपास की बोन्स में फ्रैक्चर हुआ हो, तो उन केसेस में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। तो इससे प्रिवेंट करने के कोई तरीके हैं? देखिए, प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि ये एक तरह का एजिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको हम पूरी तरह से तो नहीं रोक सकते। हमारा मेडिसिन में हमारा एम है कि इसको हम डिले कर सकें जितना हो सके। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो प्रूव हुए हैं कि अगर आप अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखो, अगर आप डेली एडिक्वेट एक्सरसाइज करो। डेली एक्सरसाइज से हमारा मतलब है कि 45 मिनट्स टू 1 आवर ब्रिस्क वॉकिंग करो। तो ये कुछ हद तक प्रोटेक्टिव है आर्थराइटिस के लिए। इसके अलावा कुछ लोगों में जिनको हमें लगता है कि ये प्रोन है आर्थराइटिस के लिए, उनको हम कुछ तरह के कार्टिलेज के टॉनिक्स या सप्लीमेंट्स भी देना पसंद करते हैं, ताकि आर्थराइटिस को हम जितना हो सके स्लो डाउन कर सकें। ओके, हमने हेरिडिटी की बात की। जिनके पेरेंट्स को आर्थराइटिस है, सपोजिंग वन पेरेंट को है, तो उनके बच्चों में होने की इसकी संभावना कितनी? देखिए, अगर आपके पेरेंट्स को आर्थराइटिस है तो आपका रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पेरेंट्स को आर्थराइटिस है तो मुझे भी होगा ही होगा, बट देन कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन मेरा रिस्क उस आर्थराइटिस का होने का बढ़ जाता है। तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो उनके लिए बेहतर ये है कि वो जब अराउंड 30s 40s में आए, जब वो प्री आर्थरेटिक एज जिसे हम कहते हैं, तो वो अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस शुरू करें, अपना बॉडी वेट का खास ख्याल रखें, और किसी ना किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के वो फॉलो अप पे रहें, ये देखने के लिए कि कोई बीमारी मिस तो नहीं हो रही है उसमें। ओके, बट क्या ये जनरेशंस को स्किप भी करता है, लाइक आर्थराइटिस? जैसे हमने देखा डायबिटीज जरूरी नहीं है कि उसी तरह जी आर्थराइटिस के भी मल्टीफैक्टोरियल कारण होते हैं। इसका जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस तो होते हैं, बट ये 100% नहीं है। सो जैसा मैंने पहले कहा कि आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको होगा ही होगा ये आर्थराइटिस।
ठीक है। तो सिर्फ एक केयर रखने की जरूरत है और कोई खास नहीं। एक्सरसाइज की हम बात करें, एक ब्रिस्क वॉक फॉर 40-45 मिनट्स एज यू सेइंग काफी है इस चीज को अवॉइड करने के लिए? हाँ जी, ब्रिस्क वॉक जो है वो इंश्योर करती है कि ए आपका वेट कंट्रोल में रहता है, बी आपके जो जॉइंट्स हैं वो उनकी जो टोनिंग है वो ठीक रहती है। आप नॉर्मल वेट लेते हैं, उस वेट लेने की प्रोसेस में वो कार्टिलेज है उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उससे काफी हद तक आपके जॉइंट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। और ऑब्वियसली ये जरूरी है कि अपने वेट को कंट्रोल में रखें। हाँ जी, क्योंकि आर्थराइटिस डायरेक्टली एक मेडिकल बीमारी, एक मैकेनिकल डिजीज आप कह सकते हैं। तो जितना ज्यादा लोड हम जॉइंट्स पे डालेंगे, मतलब जितना ज्यादा हमारा बॉडी वेट होगा, उतनी जल्दी ही वो जॉइंट की कार्टिलेज खराब हो जाएगी। और डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस का इलाज क्या है अगर हम इलाज की बात करें तो? देखिए, आर्थराइटिस का इलाज डिपेंड करता है कि किस सिवेरिटी का, किस स्टेज पे आपका आर्थराइटिस है। हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स डिजीज को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं कि क्या वो अर्ली आर्थराइटिस है या लेट ऑनसेट आर्थराइटिस है। अर्ली आर्थराइटिस का मतलब है कि जो हमारी कार्टिलेज की वो जो ग्रीस की लेयर है वो लेस देन 50% इन्वॉल्व है। अच्छा। इस स्टेज पे बॉडी की कुछ हद तक हीलिंग कैपेसिटी होती है। तो इस स्टेज पे हम मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी इस पे कंसंट्रेट करते हैं, जिसमें हम कुछ तरह के कार्टिलेज के सप्लीमेंट्स आजकल आते हैं, ग्लूकोसामीन सॉल्ट्स हैं, जो हम पेशेंट्स को देते हैं, जिससे कि कुछ हद तक उनकी कार्टिलेज का ब्रेकडाउन कम हो जाता है और बॉडी को रिकवरी करने का कुछ अपॉर्चुनिटी तो ये कितने % तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, ये कंट्रोल इन द सेंस, इसको हम कहते हैं कि ये डिले कर रहा है आपका फर्दर प्रोग्रेशन। जितनी आपकी कार्टिलेज खराब हो चुकी है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर हरसिमरन से जानेंगे कि आर्थराइटिस से निजात पाने के लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कितनी कारगर है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ लाइन में। हम आज ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर हरसिमरन से आर्थराइटिस के इलाज के तरीके जान रहे हैं। हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात की, ये डिटेल में हमें बताइए कि क्या होती है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे जॉइंट की कार्टिलेज खराब हो गई है जी, उसके ऊपर हम मेटल की कैप्स डाल दें। ओके। तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि हम घुटने का, अगर हमें घुटने का मॉडल देखें, ये नी रिप्लेसमेंट का एक मॉडल है। इसमें जो हमारी ये ऊपर वाली हमारी थाई बोन है जी, नीचे वाली लेग बोन है जी, कुदरत की तरफ से जो ये मेटल प्लेट्स हैं, इनकी जगह पे हमारी कार्टिलेज की लेयर होती है, जी, जिनको हम ग्रीस की लेयर भी कह देते हैं। तो जब ये ग्रीस की लेयर खत्म हो जाती है तो ऊपर वाली और नीचे वाली बोन्स आपस में रब करने लग जाते हैं, ओके। जिसके कारण चलते समय, खासकर वजन जब जोड़ पे पड़ता है, तो लोगों को दर्द हो रहा होता है। इस सर्जरी में हम क्या करते हैं कि इस जो बोन है इसके ऊपर मेटल की ये कैप डाल देते हैं। एक कैप हम थाई बोन के ऊपर डाल देते हैं, एक कैप लेग बोन के ऊपर डाल देते हैं, और दोनों के बीच में एक मेडिकल इंसर्ट होता है जो कि नॉर्मल कार्टिलेज का काम करता है। ओके। तो इसमें हम आपका घुटना, जो लोगों को, नॉर्मल लेमैन को ये डर होता है कि यहाँ से और यहाँ से काट दिया जाएगा और सारा कोई नया मटेरियल आ जाएगा, वो गलत है। वो एक तरह की मिथ है। बेसिकली इसमें हम सिर्फ मेटल की कैप्स डालनी है जॉइंट के ऊपर। तो बेसिकली जो हमारी ओरिजिनली है नी कैप्स, वो रहती वो है, एज इट इज उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके आसपास के जो मसल्स हैं जॉइंट के, वो एज इट इज रहते हैं। आपकी जो बोन्स हैं वो एज इट इज रहती हैं। हमने सिर्फ जो डिजीज एरिया था, जहाँ पे दो बोन्स आपस में रब कर रही थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेटल की कैप डाल दी उसके ऊपर। पर हाउ इज इट कि मतलब ये काफी पुरानी टेक्निक है, पर अभी कुछ सालों से काफी पॉपुलराइज हुई है। देखिए, यूएस में तो ये टेक्निक इंसॉल और रनावत ने शुरू की थी अराउंड 1970s में, बट इसको यूएस और वेस्ट में पॉपुलराइज हुई इन 80s, जब तक के रिजल्ट्स काफी इंप्रूव होने लग गए। इंडिया में रफली 10-15 साल से ये टेक्निक आई हुई है। आजकल जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हुई इस फील्ड में, वो हुई कि कंप्यूटर नेविगेटेड नी रिप्लेसमेंट हम करने जैसे आप करते हैं। हाँ जी। कंप्यूटर नेविगेटेड का मतलब है कि ये मेटल कैप्स डालने के लिए और इसकी साइज डिटरमिन करने के लिए इनिशियली हमारे पास कुछ टूल्स होते थे, जिससे कि सर्जन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करता था। बट अब ये सेम चीज हम एक कंप्यूटर की मदद से करते हैं, ताकि मेजरमेंट्स देके, ताकि मेजरमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट हों, हम एग्जैक्ट साइज का आपका इम्प्लांट डाल सकें। आपकी जो डिफॉर्मिटी है, जो नी आपका जो घुटने का जॉइंट टेढ़ा हो गया है, वो जितने एंगल पे भी टेढ़ा हुआ है, हम उसको पूरी तरह से करेक्ट कर सके। हम मेडिकल फ्रेटर्निटी में आज से 10 साल पहले जो हम काम कर रहे थे, जिन पेशेंट्स को हम मना कर देते थे उस समय ऑपरेशन, उनको भी आजकल हम 100% सक्सेस के साथ कर पा रहे हैं। That's very nice. और कितने पेशेंट्स ऑप्ट आउट कर रहे हैं इस चीज के लिए? देखिए, काफी ज्यादा कर रहे हैं। हम अगर अपने हॉस्पिटल की बात करें तो हम हर साल में तकरीबन 1000 के करीब सर्जरीज करते हैं।
एक साल में 1,000 के करीब सर्जरीज हम करते हैं। सर्जरी में अगर किसी ने ऑप्ट आउट किया कि उन्होंने सर्जिकली नी रिप्लेस करवानी है, तो उसकी सर्जरी के पहले की कोई रिक्वायरमेंट्स है, प्री रिक्वायरमेंट्स? देखिए, एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट्स होती है। हमने ये देखना होता है कि पेशेंट का हार्ट, पेशेंट के लंग्स, किडनी ये सब ठीक काम कर रहे हो, ताकि हम सेफली उनको एनेस्थीसिया दे सकें। तो एनेस्थीसिया मतलब इट्स डन अंडर जनरल? ये डिपेंड करता है जी पेशेंट टू पेशेंट। ज्यादातर पेशेंट्स को ये स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसमें कि उनकी बैकबोन में एक इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि दोनों लेग्स जो हैं वो नम हो जाए 4-5 घंटे के लिए, जितने टाइम में हम सर्जरी कर लेते हैं। तो बाकी ही इज अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग? पेशेंट के जी आगे स्क्रीन लगी होती है, पेशेंट देख तो ऑफ कोर्स नहीं पाते ऑपरेशन को, बट वो एनेस्थेटिस्ट से बात करते रहते हैं। उससे एक तरह की सेफ्टी बढ़ जाती है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, बिकॉज हमें थ्रू आउट फीडबैक मिल रहा होता है पेशेंट से कि वो ठीक है वो। ओके, वन कैन रीड आल्सो ड्यूरिंग दिस सर्जरी? हाँ जी, कई पेशेंट्स तो आजकल जो है वो दे लाइक टू लिसन टू सम म्यूजिक और अदर थिंग ड्यूरिंग। एंड दोनों नीज के ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हो सकते हैं कि एक एक करके करते हैं? अगर सपोजिंग किसी पेशेंट के सिर्फ एक नी में प्रॉब्लम है, तो वो एक नी को भी अंडरटेक किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर पेशेंट का एक ही नी खराब है तो हम प्रेफर करते हैं कि उसी घुटने का ऑपरेशन किया जाए। ज्यादातर जो पैथोलॉजी है घुटने की, आर्थराइटिस की, वो ये है कि जब एक घुटना हमारा खराब हो जाता है, हम सारा वेट दूसरी तरफ डालने लग जाते हैं। तो नॉर्मली डिजीज एक ही घुटने से शुरू होता है, लेकिन उसको हम निगलेक्ट करते करते दूसरे घुटने को इतना ओवरलोड कर देते हैं कि वो भी खराब हो जाता है। बट जब दोनों घुटने खराब हो जाएं तो हम ये डिसीजन कि दोनों इकट्ठे करें या एक एक करके करें, डिपेंड करता है पेशेंट की जनरल हेल्थ पे। अगर हमारे एनेस्थेटिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट को लगता है कि पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है वो इतनी सेफ है कि हम दोनों इकट्ठे कर सकें, तो हम ज्यादातर प्रेफर दोनों इकट्ठे ही करने को करते हैं, क्योंकि उससे पेशेंट को भी स्ट्रेस कम होगा, उससे पेशेंट को, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर्जिकल स्ट्रेस कम होगा, उससे पेशेंट को रिकवरी फास्ट होगी, और एक वैसे भी कन्वीनियंस है पेशेंट को कि दो बारी उसको एडमिट होना और सर्जरी से नहीं गुजरना पड़ेगा। और रिकवरी टाइम क्या होता है नी रिप्लेसमेंट के बाद? नी रिप्लेसमेंट के बाद हम पेशेंट का बेसिक चलना फिरना तो 48 घंटे में शुरू कर देते हैं। 2 दिन में 48 आवर्स के बाद हम पेशेंट को वॉकर की मदद से बाथरूम आना जाना, थोड़ा रूम के बाहर चलना, ये शुरू करा देते हैं। एक हफ्ते तक, जब तक हम पेशेंट को घर भेजते हैं, पेशेंट अपने घर में कंफर्टेबली एक रूम से दूसरे रूम, डाइनिंग टेबल, बाहर जाना, ये सब शुरू कर लेते हैं। और 2 हफ्ते के बाद हम स्टिचेस निकाल के पेशेंट को घर के बाहर सैर भी शुरू करा देते हैं। एक एवरेज अगर मैं रिकवरी टाइम लूं तो 1.5 से 2 महीने तक पेशेंट्स जो हैं 1 किलोमीटर की सैर के करने लायक हो जाते हैं। कितनी देर में? बिटवीन 1.5 to 2 months ऑफ सर्जरी। 3 से 6 महीने में हम मानते हैं कि पेशेंट अब भूलना शुरू कर देता है कि उसका नी रिप्लेसमेंट हो। एंड कैन दे रन? हाँ जी, अगर कोई जॉगर है सपोजिंग। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज हमारे बड़े आर्मी पेशेंट एटलीस्ट वो ये जरूर पूछते हैं कि आप वो गोल्फ खेल सकते हैं। तो हम लाइट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज अलाउ करते हैं, जो इंक्लूड करती हैं गोल्फ खेलना, स्विमिंग, टेबल टेनिस, जॉगिंग हम कहते हैं कम से कम हो, ब्रिस्क वॉक अलाउड है, और कंटैक्ट स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स हम अलाउ नहीं करते हैं उनको। डॉक्टर साहब, वी हैव अ कॉलर, गगनप्रीत है हमारे साथ, जो कि अंबाला से फोन कर रही हैं। गगन, आपका स्वागत है हेल्पलाइन में, क्या है आपका सवाल? थैंक यू मैम, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। सर, my mother is suffering from knee problem and that is for around 4 years, from past 4 years, and her age is 52. ठीक है जी। And her weight is around 65 to 70. ठीक है जी, ठीक है। So I just wanted to ask, like, she doesn't been suffering